आगे समझ दो माननीय अध्यक्ष जी। सदस्य शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। महासचिव महोदय। श्रीमती हर्षदा जो महाराष्ट्र के जलगांव निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई है, अब शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? श्रीमती हर्षदा प्लीज। महोदया, अब शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? महोदया, मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगी? मराठी में श्रीमती। मी हर्षदा जी युवा संसदेच्या लोकसभेची सदस्य म्हणून निवडून आली आहे, ईश्वराची शपथ घेते की मी विधीद्वारा स्थापित भारताच्या संविधानाप्रती श्रद्धा आणि निष्ठा ठेवेन, देशाच्या एकात्मतेला टिकवून ठेवेन आणि ज्या पदाचा मी स्वीकार करणार आहे त्या पदाचे श्रद्धापूर्वक पालन करेन। Mr. Shakil, who is elected from Kollam constituency of Kerala, will take the oath of affirmation. Mr. Shakil, please. Sir, will you take the oath of affirmation? I will take the oath. In which language would you like to take the oath? संस्कृत में श्रीमती। अहम शकील यदि युवा संसदस्य लोकसभा सदस्य निर्वाचित अभवम ईश्वर से शपथं स्वीकरोमि यत् विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति निष्ठा च परिपालयामि देशस्य प्रभुसत्तां एकता रक्षयिष्यामि यस्य पदं च अहं गृहीत्वा तस्य कर्तव्यानां श्रद्धापूर्वक निर्वहं करिष्यामि। Honorable members, today, as we meet after 3 months, it is my sad duty to inform the House the demise of Shri Natwar Singh Ji, born on 16th of May 1931 in Janghina, Bharatpur, Rajasthan. Shri Natwar Singh Ji was the most respected and honorable ex-member of this House. He was an active social worker who worked for the people, especially working in the rural areas. He was also associated with many social organizations. Shri Singh was selected into the Indian Foreign Services in 1953. In 1984, he resigned from the services to contest election as a member of INC party. He won the election and served as a Union Minister of State until 1989. Thereafter, he had a patchy political career until being made India's Foreign Minister in 2004. Being an open-hearted parliamentarian, he took keen interest in the proceedings of the House. He passed away at Gurgaon, Haryana on 10th of August 2024 in the age of 93. अध्यक्ष महोदय, मैं श्री नटवर सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वे एक बहुत ही कुशल और अनुभवी राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने संसद के किसी भी सत्र में कभी भी गतिरोध उत्पन्न होने नहीं दिया, बल्कि हमेशा ही अपने कुशल और वैचारिक व्यक्तित्व से समस्याओं का समाधान ढूंढा। वे विदेशी मामलों के अग्रणी जानकार नेता थे। वे
वे मई 2004 से दिसंबर 2009 तक केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री के रूप में शामिल हुए थे। उनके परिवार में 2 बेटे और एक पत्नी है। उनके परिवार को मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ। Madam, I associate myself with the tributes paid by you and the leader of the house. I had the privilege to work with Shri Natwar Singh Ji as a colleague. He was a man of an attractive and enthusiastic personality. He never annoyed anyone and he was an open-hearted person. He was awarded by Padma Bhushan in 2014 and wrote his autobiography, One Life is Not Enough. I associate myself and my party in sending condolences to the bereaved family. सभी सदस्यगण अपना शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे। महासचिव शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजेंगे। यस मैडम। माननीय प्रधानमंत्री नई मंत्रियों का परिचय सदन को कराएंगे। Speaker Madam, I have a great pleasure in introducing to you and through you to the House my new colleague, Shri Shivam Pal, Minister of Civil Aviation, Shri Shivam Pal. Now, the question asked starts. Question number 101, Miss Tanvi, please. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 101। क्या हमारे माननीय रेल मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय रेलगाड़ी अपनी नियत समय सारिणी के अनुसार चलती है? क्या रेल मंत्रालय को यात्रियों के महत्वपूर्ण समय का कोई ध्यान है? क्या आपका मंत्रालय देरी से चलने वाली गाड़ियों के मुसाफिरों को उनका किराया वापस करेगा? अध्यक्ष महोदय, हमारी इस रेल की करीब 60 से 65% ट्रेन आधे या 1 घंटे नहीं तो कम से कम 3 से 25 घंटे तक भी लेट चलती है। जी हाँ, 3 से 25 घंटे तक भी लेट चलती है। क्या माननीय रेल मंत्री जी इस पे कोई ठोस उपाय बताएंगे? धन्यवाद। ऑनरेबल रेल मिनिस्टर प्लीज। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य जी को यह बताना चाहूंगी कि भारतीय रेलगाड़ी के लिए एक समय सारणी निश्चित है और इसी समय सारणी के अनुसार पैसेंजर ट्रेन अपने समय अनुसार चलती है और मेरे मंत्रालय को समय के महत्व का पूरा ध्यान रहता है और ट्रेनों को अपने सही समय अनुसार चलाने की पूरी कोशिश की जाती है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो यह आरोप लगाए हैं कि 60 से 65% ट्रेन देरी से चलती है, यह तथ्यों से कई दूर है, क्योंकि हम मानते हैं कि कोई ट्रेन किसी गंभीर कारणों की वजह से थोड़ी देरी के लिए लेट हो सकती है, लेकिन 60 से 65% यह तो बिल्कुल ही गलत है। और महोदय जी, यह अधिकतर ट्रेन आगे चलकर अपना समय बराबर मिला भी लेती है। धन्यवाद। Mr. Ayush, please. Honorable Speaker Madam, as per the answer given by the Honorable Rail Minister, I think she is not aware about the reality of the present condition of our Indian Railways or she has not gone through report published by their ministry. Speaker Madam, as per this report published in this newspaper, it clearly states that the report published in this newspaper clearly mentioned that the report published by Chief of Railway Board on 30 May that near about 40% of trains are running late in our country. So my question is A, whether there is any coordination between Railway Board and Rail Minister. B, whose report should we accept? Honorable Rail Minister answer or the report published by Chief of Railway Board. Again, the question remains exactly the same, that why Indian Railway trains are always running late. Thank you. Honorable Rail Minister, please. Adhyaksh Mahadaya, actually there was very little bit of miscommunication. Yes, miscommunication at that time. But as soon as the report was published, my secretary immediately contacted the chairman and explained the facts. After that, the Rail Board has also withdrawn the old reports and republished the new one. So, I assure the House through you that these are the correct reports. Madam, actually there are some reasons which causes delay in the train, like extreme weather conditions,
मेरा सवाल माननीय जल संसाधन मंत्री जी से है। क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि भारतीय नदियों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की योजना पर उनका मंत्रालय अभी भी कार्य कर रहा है? यदि हाँ, तो यह योजना कहाँ तक पहुंची है? धन्यवाद। ऑनरेबल वाटर रिसोर्स मिनिस्टर प्लीज। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो सवाल पूछे हैं इसके बारे में मैं यह बताना चाहती हूँ कि हमारा मंत्रालय नदियों को जोड़ने की योजना पर पूरी गंभीरता के साथ कार्य कर रहा है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी इस समिति का गठन किया गया था, इसके अंतर्गत हमने इंडियन रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इस समिति का गठन किया है, जो हमें एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसके अनुसार आगे का कार्यान्वयन किया जाएगा। धन्यवाद। मिस अनन्या पेंद्रे प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, क्या जल संसाधन मंत्री यह बताएंगे कि कौन सी नदी किस नदी के साथ जोड़नी है? इससे फायदा और नुकसान कितना और किसका होगा, और जो नुकसान होगा क्या उसका कुछ मुआवजा आपका मंत्रालय देगा? धन्यवाद। ऑनरेबल वाटर रिसोर्स मिनिस्टर प्लीज। जी हाँ अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य जी जो सवाल पूछे हैं इसके बारे में मैं यह बताना चाहती हूँ कि प्रश्न संख्या क भारत में हिमालय से बहने वाली नदियाँ 12 महीने लगातार बहती हैं, जिसमें जल की मात्रा पर्याप्त होती है। इन नदियों के जल को दक्षिण के प्रायद्वीपीय भारत के सूखे क्षेत्र में बहने वाली मौसमी नदियों में कैनल अथवा पाइपलाइन की सहायता से छोड़ा जाएगा। इससे जो क्षेत्र सूखे की समस्या का शिकार हैं, उनके पीने का पानी एवं कृषि की समस्या समाप्त हो जाएगी। और तो और इन नदियों के कारण जो उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ आ रहे हैं, वे अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगे, तो किसी के नुकसान का प्रश्न उठता ही नहीं है। माननीय सदस्य जी की यह बात ठीक है कि कुछ परिवारों को इसके कारण विस्थापित करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे परिवारों को हम पूर्ण मुआवजा देने का प्रबंध पहले ही कर चुके हैं। धन्यवाद। No more supplementary questions, please. Next question, question number 103, Miss Vanshika, please. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा सवाल माननीय शिक्षा मंत्री जी से है। क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि यदि आजकल बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद भी छात्रों को किसी भी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए नीट, जेईई जैसी परीक्षाओं को देना अनिवार्य होता है, तथा उनमें भी उन्हें अच्छे अंकों के साथ पास होना पड़ता है, तब जाकर उन्हें कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल सकता है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से यह सवाल है कि जब यह अतिरिक्त परीक्षाएं देना आवश्यक है, तो हमारे छात्र सीबीएसई, आईसीएसई तथा राज्य बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में बैठकर अपना समय क्यों बर्बाद करते हैं? क्या यह उन छात्रों पर अनावश्यक बोझ नहीं है? क्या शिक्षा मंत्रालय सीबीएसई तथा दूसरे सभी बोर्ड की परीक्षाओं को समाप्त नहीं कर सकते, ताकि बच्चों पर पड़ता उसका भयानक दबाव हम खत्म कर सके? शिक्षा मंत्रालय सीबीएसई तथा दूसरे सभी बोर्ड की परीक्षाओं को चालू रखकर तथा छात्रों व उनके अभिभावकों पर प्रचंड मानसिक दबाव बनाकर क्या साबित करना चाहते हैं? According to the article published by the New Indian Express investigation report, it states that 6 suicides, 3 in IITs plus 3 in NITs during 2023. Historical counts are 8 IIT suicides in 2022, 4 in 2021 and 3 in 2020. Earlier in Lok Sabha, Ministry reported 122 suicides across IITs, NITs, central universities from 2014 to 2021. अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट ही सब सत्य परिस्थिति आपके सामने बता रही है। उनके अभिभावकों के सारे सपने पलों में नष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद। Honorable Education Minister, please. Honorable Speaker, Madam, through you, I wish to tell you that question A, B and C. Actually, there was no any plan to shut down the CBSE and other state board exams. Speaker, Madam, I think Honorable Member forgot that these are not just examinations, but courses prepared by our most learned and highly qualified educators. All these courses are completed for different age groups and need various skills to the students throughout the year.
Now, if the honorable member says that these are just examinations, so this is not correct. Speaker Madam, through you, I will tell Honorable House that these JEE, NEET and other examinations are conducted only and only to test the specific knowledge of the student opting for that specific course, so that it is necessary for the further study. और मैं ये एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि इन परीक्षाओं के डर को दूर भगाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी छात्रों के साथ संवाद साधते हैं और उनके मन से ये परीक्षाओं का डर दूर भगाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। Now the question hour is over. No more supplementary questions, please. Now papers to be read. Honorable Minister of Road and Rural Development, please. Honorable Madam, I beg to lay on the table a copy of each of the following papers, Hindi or English version, under subsection 6198, Companies Act 1956, along with audited accounts and the comments of controllers. Thank you. Yes, Prachi. Madam, a serious breach of privilege has been committed by the Telephone Communication Department. My landline telephone was not working properly since from last 2 months. In simple language, it was dead, and I was continuously reported to Telecommunication Department, but no one was seriously take my complaint. Honorable Madam, in my area, there was no mobile connectivity. Landline telephone is only the source to connect the society, and I could not join my people, and they also not connected with me. Sometimes they think that I was not picked up their calls deliberately. So there was big misunderstanding was created among us. And madam, if the telephone department was not entered the complaint of sitting member of the parliament, so you can imagine that what was the condition of common man. And I request you to allow me to raise a question on this matter now. Miss Prachi, have you given the notice of it earlier? You may give due notice along with the proper evidences, and I shall consider it. Yes, madam, I have already given the notice of this matter at 10 a.m. today. Okay, it will be examined when it comes to me, and I shall consider it and will let you know my decision. Thank you, madam. Secretary General, you report the message from the upper chamber of the Youth Parliament. Madam, I have to report the following message received from the Secretary of the Youth Parliament. In accordance with the provision of rules of procedure and conduct business in the upper chamber of the Youth Parliament, I am directed to enclose the copy of illegal migrant determination by Tribunal Bills 1988, which has been passed by the upper chamber at its sitting held on 28 December 2024. Secretary General, to lay on the table a copy of bill passed by the upper chamber. Madam, I lay on the table of the House the illegal migrant determination by Tribunal Bills 2018 as passed by the upper chamber. Thank you. On my own behalf of the Honorable Member of the House, I have a great pleasure in extending a warm welcome to Mr. Baran Maguza, Speaker of Senate of Rwanda Parliament, on a visit to India as our honored guest. He was arrived on 28th of June 2025 and he is now seated in his special box. We wish him a very happy and fruitful stay in our country, and we also convey warm greetings and best wishes through him to the Honorable President of Rwanda, the Parliament of Rwanda, the Government of Rwanda, and the friendly people of Rwanda. Now, let's take up the calling attention motion. Mr. Anish, please call the attention of the Minister. Honorable Madam, I beg to call the attention of Home Minister to the pathetic condition of unemployment of our young citizens. I am talking about rapidly increasing the number of unemployed youngsters of our India. Thank you. Honorable Home Minister, please. Honorable Madam, our government better knows the condition of this problem of unemployment, and we are taking all the measures to prevent this problem. We also deputed the NGOs who are giving training of how to create self-employment. Madam, we are constantly keeping watch on the situation so that the condition cannot go out of control. Thank you. Ms. Devika, please. महोदया, मंत्री जी ने इतने गंभीर विषय वाले ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर ये जो उड़ता हुआ जवाब दिया है, इससे इनके इस विषय के बारे में कटिबद्धता सामने आ रही है। बड़े खेद से मैं यह कहना चाहूंगी कि पहला, या तो मंत्री जी को इस विषय में सही जानकारी नहीं है, या दूसरा, वे इस प्रश्न को लेकर पर्याप्त गंभीर नहीं है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी एनजीओ पर डाल दी और
इसी वर्ष प्रकाशित एक राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार भारत में बेरोजगार युवाओं की कुल संख्या 30 लाख के पार हो चुकी है। हाँ, 30 लाख। इसमें यह सभी युवाओं का शिक्षा स्तर कम से कम ग्रेजुएशन लेवल का है। महोदया, यह हम नहीं, यह सर्वे रिपोर्ट ही बता रहा है। क्या यह सर्वे रिपोर्ट झूठ है? नहीं ना, फिर उन्हें इसे स्वीकारना ही होगा और इस परिस्थिति की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। महोदया, इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इस सरकार की गलत नीतियाँ, शिक्षा और रोजगार का कोई तालमेल इस व्यवस्था में दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। युवा वर्ग शिक्षा तो काफी ऊंचे दर्जे की ले रहा है, लेकिन उस स्तर का रोजगार या कोई और नौकरी उन्हें कहीं पर भी नहीं मिल पा रही है और इसी कारण यह युवा वर्ग आज अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगा है। उनमें एक असुरक्षितता का माहौल बनने लगा है और उनकी ऊर्जा किसी दूसरे ही कामों की तरफ बढ़ने लगी है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात से वाकिफ है? धन्यवाद। मिस दीपाना प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन को इस गंभीर समस्या से उत्पन्न हो रही और भी कुछ बातें बताना चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ टीका टिप्पणी करना नहीं है, बल्कि आने वाले दुखद परिणामों का सामना ना करना पड़े यही बताना है। आप प्लीज शांत हो जाइए ओंकार जी, आपको ही बोलने का मौका दिया जाएगा। मिस दीपाना, यू मे प्लीज कंटिन्यू। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी। तो हम बात कर रहे थे दिग्भ्रमित हुए युवा वर्ग की। ये बात सच है कि कई युवक रोजगार उपलब्ध ना होने के कारण हताश होते जा रहे हैं और इनमें से बड़ी संख्या में वे नशे की ओर बढ़ रहे हैं। आए दिन इन लोगों में नशाखोरी का प्रमाण बढ़ता हुआ दिख रहा है और तो और इसमें पेट्रोल डालने का कार्य हमारे बड़े बड़े सो कॉल्ड सेलिब्रिटी कर रहे हैं। वे सब अलग अलग गुटखा, तंबाकू जैसे उत्पादों का धड़ल्ले से विज्ञापन करते हैं और हमारे बच्चों को गलत रास्ते पर ढकेलने का महापाप कर रहे हैं। और इस परिस्थिति का फायदा तो हमारे ही देश के कुछ असामाजिक तत्व उठा रहे हैं। इन युवाओं को अलग अलग प्रकार की नशे की लत लगाकर उनसे पैसे ऐंठने का तथा और भी दूसरे बुरे काम करवाने का गौरव धंधा तेजी से बढ़ रहा है। हमारे भारतवर्ष में कभी, जी हाँ महोदया, हमारे भारतवर्ष में कभी वेद शिक्षाओं के पवित्र स्वर गूंजते थे, जहाँ हवन इत्यादि से उठने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध और प्रसन्न कर दिया करता था। वही आने वाले कुछ समय में आप और हम देखेंगे कि नशे में धुत ये युवक एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। गाली गलौज और अशिष्ट भाषा एक आम बात हो गई है। जहाँ हवन हुआ करते थे वही मथालय आदि नशे का सामान खुलेआम बेचा जा रहा है। चरस, गांजा, सिगरेट का धुआं निकल रहा है और इसका एकमात्र कारण होगा कि युवाओं की ये बढ़ती बेरोजगारी। अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगी कि समय रहते समस्या पे नियंत्रण लीजिए, वरना बहुत देर हो चुकी होगी। धन्यवाद। मिस प्रियांशी प्लीज। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय गृह मंत्री जी से ये प्रश्न करना चाहूंगी कि क्या उनकी सरकार ने युवाओं से जो इतने बड़े बड़े वादे किए थे उन्हें पूरा किया? क्या उनकी सरकार ने रोजगार के सभी दरवाजे बंद नहीं कर दिए? सरकारी नौकरियां खत्म कर दी हैं। छोटे तथा मझले उद्योग तथा ग्रामीण उद्योग तकरीबन खत्म होने की कगार पर है। युवाओं के पास ना तो पर्याप्त संसाधन और ना ही पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है कि वो अपना खुद का रोजगार खड़ा कर सके। तो महोदया जी, आखिर ये युवा पीढ़ी करे तो करे क्या? अध्यक्ष महोदया, जब एक युवक अपने डिग्रियों का गट्ठर लेकर सवेरे सवेरे घर से निकलता है तो उसके पीछे उसके बूढ़े माँ बाप आंख बिछोए उसकी प्रतीक्षा करते हैं। परंतु जब यही युवक खाली हाथ घर वापस लौटता है तो आप ही कल्पना कीजिए अध्यक्ष महोदया, आप ही कल्पना कीजिए कि क्या बीतती होगी उनके बूढ़े माँ बाप पर और थके हारे युवक पर। और सिर्फ सरकारी नौकरियां ही नहीं, बल्कि आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के कारण भी बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है और इस पर
सरकार क्या कदम उठा रही है? अध्यक्ष महोदया, ऐसे ही युवक आतंकवादियों का सरल शिकार बनते हैं। आखिर कब तक महोदया, कब तक ये युवक इस सिस्टम के साथ घसीटता हुआ चला जाएगा? ये तो एक ना एक दिन का हारता हुआ उठेगा, और जब उसे ये फुसलाने वाले आतंकवादियों का गुट तथा व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे मार्गदर्शक मिलेंगे, तब यह कार्य और भी आसान हो जाएगा। इसीलिए महोदया, हम इस सरकार को बार बार इस समस्या के प्रति ध्यान देने के लिए कहते हैं, ताकि परिस्थिति इनके हाथ से ना निकल जाए और इनके पास पश्चाताप के सिवा और कोई रास्ता ना बचे। ये समस्या आपने उत्पन्न की है, इसीलिए इसका समाधान भी आपको ही निकालना होगा। धन्यवाद। ऑनरेबल होम मिनिस्टर प्लीज। Honorable Madam, through you, I am answering the question. Madam, this is the most sensitive issue regarding the safety and security of our nation. Madam, as per the information given by my friend, is not totally based on factual things. As the present opposition members are becoming very happy as they create any issue. But here they forgot about the schemes we have implemented for our young people. Our government has started number of projects and schemes which are generating ample opportunities of not only employment but self-employment also. Our government has initiated startup programs like Udan, Digital India, Pavitra Portal. I just suggest to my respected opposition members to please open and read the weekly paper of employment news, and then they will easily get to know how many seats are available for government jobs. Regularly, our ministers are called upon various job applications time to time, and the people who fulfill the desired requirement for the job easily get this job. Madam, our opposition members can see the issue of 23rd June 2025 of employment news. 10,000 jobs are available in an Institute of Banking and Personal Selection, that is IBPS. In BSF, 207 technical posts are required. Not only that, in Indian Navy, 24 posts are available. Madam, how much I explained. Our government also generated the self-employment program so that these people do not depend on government help. Now, the question of terrorism. Madam, I assure you that our Operation All Out has given strong and powerful slap on the face of terrorists, and they are run away from our territory, and we are fully alert regarding the addiction among young people. Strict actions were taken against such criminals so their crime graph was coming down rapidly. Madam, through you, I once again say that please don't make issue of such sensitive things. Please watch our programs, study our schemes and see the result. Thank you. No more discussions, please. Please keep silence. Now the discussion on the matter of urgent public importance under the Rule 193. Ms. Shri, please. Honorable Speaker Madam, through you, I want to know the guarantee of the safety and the security of the most important information or document kept in government custody. Speaker Madam, I am speaking about the mishap happened on 1st June in Maharashtra at Mumbai. A major fire broke out at Sachdev House, Balad Estate, which houses the Income Tax Investigation Wing and Recovery Tribunal, TRT. अध्यक्ष महोदया, ये भयानक, गंभीर और झकझोर के रखने वाली घटना है, क्योंकि आयकर विभाग के इस कक्ष में कुछ ऐसे अत्यंत गोपनीय तथा अति महत्वपूर्ण फाइलें रखी गई है, जो कि भारत की बैंकों में करोड़ों का घोटाला करके विदेश भाग जाने वाले चाचा भतीजे तथा उनके परिवार से जुड़ी जानकारी थी। महोदय जी, ये सारी जानकारी बड़े परिश्रम के साथ एकत्रित की गई थी और बस एक ही झटके में वैसे भाग में स्वाहा हो गई। महोदय जी, और अधिक जानकारी यह है कि इन सारे फाइलों व कागजातों का ना ही कोई फोटोकॉपी उपलब्ध है हमारे पास, ना ही कोई बैकअप प्लान तैयार था, इसलिए सारा मामला संदेह की स्थिति निर्माण करने वाला है। महोदय जी, ये सारा मामला मैंने 3 साल पहले इसी युवा संसद में पेश किया था और बड़े दुख के साथ कह रही हूँ कि जो घटना 3 साल पहले हुई वैसी घटना 3 साल बाद उसी जगह पर कैसे हुई। महोदय
अपृष्ट जानकारी यह है कि आयकर विभाग ने और संगीन मामलों को पकड़ लिया था और उन्हीं मामलों को रफा दफा करने के लिए सरकार ने यह खेल खेला है। क्या हमारे माननीय अर्थ मंत्री जी इसके बारे में कुछ खुलासा करेंगे? धन्यवाद। मिस साइली प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, हमें तो यह मात्रा अपराध में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है, जो कि कुछ विशिष्ट लोगों को सही सलामत बचाने के लिए किसी के द्वारा रचाया गया था और दुर्भाग्य से वो उसमें कामयाब भी हो गए। महोदया जी, छानबीन से पता चला है कि जिस बिल्डिंग में इतने संवेदनशील तथा अति महत्वपूर्ण कार्यालय है, उसमें कहीं पर कहीं पर भी अग्निशमन की कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं थी और यह संगीन अपराध है। महोदया जी, आप बिल्कुल उसी कमरे में कैसे लगी जहां पर ये सारी गोपनीय फाइलें रखी हुई थी, जहां 3 साल पहले रखी जाती थी, और आग लगने के बाद इतनी तेजी से फैली और तब तक जारी रही जब तक सारी की सारी फाइलें कंप्यूटर जल के राख नहीं हुई। क्या यह कोई सोची समझी साजिश तो नहीं थी? मैडम जी, प्राप्त जानकारी के अनुसार आग शाम को 4:50 में लगी, जो लेवल 4 यानी बहुत गंभीर स्तर की थी। तुरंत ही अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया और पहला दस्ता, जो तकरीबन 32 मिनट देरी से घटनास्थल पर पहुंचा, तब तक आग अपना कार्य पूरा कर चुकी थी। महोदया जी, इससे तो यही साबित होता है कि यह सरकार कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी की सुरक्षा करने में पूरी तरह से असक्षम है। क्या इसके बारे में माननीय अर्थ मंत्री कुछ बताना चाहेगी? धन्यवाद। ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन प्लीज। महोदया जी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि यह सरकार ने इनकम टैक्स ऑफिस में लगी आग के प्रकाश में कुछ विशिष्ट लोगों को विदेश में सुरक्षित जगहों पर आश्रय लेने का रास्ता बताया है। कई बड़े अखबार और मुखपृष्ठ भी बता रहे थे कि यह एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है, जो कि उन बड़े घोटालाबाज परिवारों को बचाने के लिए रची गई। महोदया जी, भारत के बैंकों के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है और हम मानते हैं कि जिसे रफा दफा करने के लिए यह अग्नि तांडव का खेल खेला गया। महोदया जी, क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बता सकते हैं कि यह जली हुई जानकारियाँ फिर कब और कैसे प्राप्त की जा सकती है? हमें तो यह पूरा विश्वास है कि यह आग किसी को ठंडक पहुंचाने के लिए जानबूझ के तो नहीं लगाई गई थी। धन्यवाद। साइलेंस प्लीज। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर प्लीज। ऑनरेबल मैडम, थ्रू यू आई ओनली सेड दैट व्हाटएवर हैपेंड ऑन 1st June 2018 and 2025 in Mumbai at income tax office, it was only an accident. Yes, accident which was happened due to electric short circuit, and very soon we will recollect all the desired information burnt in fire, and I assure to honorable house that nobody will be survived who was affiliated in this matter. Thank you. Honorable Minister of Women and Child Welfare to introduce the bill. Madam, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, number 32 of 2012. Now, the question is that leave be granted to introduce the bill further to amend the Protection of Children from the Sexual Offences Act 2012, number 32 of 2012. Those who are in favor will say aye. Aye. Those who are against it will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The leave is granted. Honorable Madam, I introduce the bill. Thank you. Now, the House will take up consideration of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, enabling the provisions of the Wildlife Protection Act 1972 as amended in 2006 as the Wildlife Protection Amendment Bill remains Act 1972, updated at 2006 for the strengthening and protection of the wildlife conservation of Section 2A, Section 3, 4, 38, 1, 2, A and B and 39 of the 1972 Act. Minister, please. Honorable Speaker, Madam, it is an amendment to the existing Wildlife Protection Act of 1972. It aims to enhance the protection, conservation and management of wildlife. Given below are some important key points regarding the document. First, short title and commencement.
This act is officially titled as the Wildlife Protection Amendment 2025 and will be commenced on the date notified by the central government. Second, greater powers to the enforcement bodies such as the Wildlife Crime Control Bureau. The Speaker, Madam, in conclusion, the Wildlife Protection Amendment Bill 2022 aims to strengthening the existing wildlife protection laws by introducing clearer definitions, revising the management structures, and reinforcing the prohibition measures across the India. Thus, remains the Act of 1972, updated Act 2006 for protection and strengthening of wildlife conservation of Section 2A and Section 3, 4, 38, 1, 2, 8B and 39 of the 1972 Act. अध्यक्ष महोदया, मैं यह प्रस्ताव करती हूँ कि पर्यावरण, वन तथा जलवायु मंत्रालय का यह मत है कि पर्यावरण के वन्य पशु पक्षी तथा भारत में पाई जाने वाली विविध वनस्पतियों का अति महत्व होने के कारण इसे अक्षुण्य बनाया जाना अति आवश्यक है। इसीलिए हमारा मंत्रालय वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1973 यथा संशोधित 2006 की धारा 38/5 की प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए इस अधिनियम के तहत रिजर्व महोदया जी 20 प्रिंसिपल एक्ट के अध्याय 4C है शब्दों के लिए अन्य लुप्त प्राय प्रजातियां शब्द वाइल्ड लाइफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा लुप्त होने वाली प्रजातियों को और अधिक सुरक्षा देना तथा इन्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए और भारत के अत्यंत विकसित तथा पर्यावरणीय संस्कृति को दर्शाने वाले हमारे राष्ट्र पशु बाग तथा पर्यावरण ठीक ढंग से सुरक्षा करना तथा इसके संबंधित मामलों अथवा प्रासंगिक मामलों के प्रावधान के विधेयक पर विचार किया जाए। महोदया जी, पूरे विश्व में बहुत ही कम ऐसे स्थान है जहाँ पर ये पशु पक्षियाँ पाई जाती हैं और उनमें से एक हमारा भारत भी भाग्यशाली देश है। और तो और यहाँ पर पाई जाने वाली यह पशु पक्षियाँ अति विशिष्ट तथा दुर्लभ भी हैं। किंतु महोदया जी फिर भी पशुओं को शिकार के जरिए मारकर उनके अंगों को बेचने का व्यापार का सिलसिला महोदया जी शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। इसी कारुण्य पूर्णावस्था को देखते हुए हमारे संविधान में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन 38L के विभाग 1 और 2 के अंतर्गत तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य एक था कम संख्या में शेष बचे इन पशुओं की सुरक्षा करना तथा उनकी संख्या में वृद्धि लाना। लेकिन महोदया जी, आज भी हम इस उद्देश्य से कोसों क्योंकि इस कानून में कुछ कमियां हैं। इनको हटाकर इसे और अधिक प्रभावशाली बनाना तथा इसमें नए प्रावधान का सम्मिलित करने का विचार हमारे मंत्रालय ने लिया। महोदया जी, इन पशु पक्षियों की सुरक्षा हेतु हमारे संविधान में कलम 172 आर्टिकल 53 प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेक्शन 2A एंड सेक्शन 3, 4, 38, 1, 2A and B and 39 ऑफ द 1972 एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करने का आदेश दिया गया। महोदया जी, सरकार ने माननीय सदन के समक्ष विधेयक संशोधन को लाया है, जिसकी कुछ प्रमुख बातें निम्न प्रकार से। एक, इसमें पशुओं की सुरक्षा की व्याख्या को और अधिक व्यापक रूप से स्पष्ट किया गया है और महोदया जी, न सिर्फ सुरक्षा बल्कि इन पशुओं को अपने प्राकृतिक आवास से अच्छे ढंग से मुहैया करवाना तथा उनके स्वास्थ्य, भोजन और शांतिपूर्ण जीवन का पूरी तरह से ख्याल रखा जाना इत्यादि को भी सम्मिलित किया गया है। कोई भी व्यक्ति महोदया जी, कोई भी व्यक्ति यदि इन बहुमूल्य संसाधनों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छानी अथवा उसे अपने मूल स्थान से हटाना, नष्ट करना या उसकी शांति भंग करना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत भाव से पकड़कर उसमें मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदया जी, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से विश्वास भी है कि इस सदन के माननीय सदस्य अपने दलीय मतभेदों को भूलकर इस विधेयक का समर्थन तथा स्वागत करें और आए दिन नष्ट होने वाले पशु पक्षियों को बचाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपना योगदान दें। इसी के साथ मैं प्रस्तावित करती हूँ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2025 सेक्शन 2A, सेक्शन 3, 4, 38, 1, 2A and B and 39 of the 1972 एक्ट पर विचार किया जाए। धन्यवाद। Motion moved that the bill to provide for more effective conservation and protection of the Indian flora and fauna and the matters related therewith or incidental there to be taken into consideration. Honorable Leader of Opposition, please. Honorable Madam, first of all, I congratulate this government for remembering our environmental culture.
But madam, when I carefully listened to the speech of Honorable Minister, I found that there were so many lacknesses in the new bill. This is because the minister has only announced the punishment against the offences. But I think suitable precautions should be taken to stop such activities like poaching and ban on unauthorized entrance of intruders. So no need to take more labor. Madam, it is very much true that India has got the gift of very precious wildlife, flora and fauna, which is very rarely found in the other countries of the world. So our responsibility is now increasing to protect them without any destruction. Madam, if Minister G makes some corrections in the present bill, my party will be ready to help pass the bill. First of all, they have to clearly define the meaning of conservation of A, from whom they want to conserve them. B, whether the minister has made any particular plan for it. If yes, so please provide the particulars of it. Secondly, I think, why don't we give the responsibility to any paramilitary force like CISF or CRPF? Or my suggestion in this regard is to establish a specially trained force to protect such reservoirs, so that we can protect them, and on the other hand, we can minimize the issue of unemployment. Madam, the government should think seriously about this suggestion. Please don't be in a hurry to pass the bill, because we are having an endangered species which is on the edge of becoming extinct. So please think once again. Thank you. मिस आकांक्षा प्लीज। अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। मैडम जी, हमारी सरकार का हमेशा से ही ये प्रयास रहा है कि अक्सर भारत को अधिक से अधिक ऊंचाइयों की बुलंदियों पर ले जाएं, परंतु इसमें सम्माननीय विपक्षी सदस्यों की कोई दिलचस्पी नहीं लगती। हमारी सरकार अपने राष्ट्र पशु को बचाने का जो प्रयास कर रही है, उसका उन्हें गर्व होना चाहिए। हम एक महत्वपूर्ण कानून को नया रूप दे रहे हैं, जिससे पुरानी खामियों को दूर किया जा सके। महोदया, मैं खुद पर्यावरण शास्त्र की विद्यार्थी होने से मेरी तो गहन रुचि इस विषय में है। महोदया, विभिन्न अभियानों की स्थिति को देखकर और आने वाले सैलानी गतिविधियों को देखकर मेरा तो खून खौलने लगता है। साइलेंस प्लीज। मैडम जी, ये लोग वहाँ गंदगी फैलाते हैं और तो और पान तंबाकू खाकर इधर उधर थूकते रहना, ये तो इनकी संस्कृति का हिस्सा ही है। इन्हें तमीज नहीं होती। वेफर्स और चॉकलेट्स के रैपर इधर उधर फेंक देना, ये जैसे इनका जन्मसिद्ध अधिकार ही है। और कुछ और कमी हो तो मुंह में च्युइंगम चबाते आना और बाद में उसे किसी रास्ते में फेंक देना। तथा एक और बात यह भी है कि जंगल में बड़े आवाज में मोबाइल फोन पर गाने लगाना। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जहां ऐसे बाघ अभ्यारण्य हैं, उनके आसपास के 10 किलोमीटर के घेरे में पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, च्युइंगम इत्यादि बेचने पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए और जो भी व्यक्ति इसे बेचते हुए पकड़ा जाए तो उस पर भी वही धारा लगनी चाहिए जो पशुओं के शिकार के लिए दी जा रही है। महोदया, कई लोग पशुओं को चिढ़ाने में अपने आप को धन्य मानते हैं। ऐसे लोगों को तो असामाजिक प्राणी के नाम से घोषित कर देना चाहिए। धन्यवाद। बैठ जाइए ओंकार जी, बैठ जाइए। आपको ही बोलने का मौका दिया जाएगा। मिस्टर साथ प्लीज। Madam, I am very much happy to hear the enthusiastic speech of our young generation. महाशय, स्पीकर को लाने में इस सरकार की सही बड़ी शक्य है। हमको ये पता लगाना जरूरी है क्या इसके पीछे इनका कोई और छुपा एजेंडा तो नहीं, यह भी ढूंढना जरूरी है। महाशय, इनको भारत के सारे राष्ट्रीय उन्नयन प्रकल्पों पर एक समान सुरक्षा प्रदान करनी होगी, नहीं तो हमारी सरकार इसका विरोध सड़क पर उतर के करेगी। हर जगह से आपको इसका विरोध झेलना पड़ेगा। किसी भी जगह पर गंदगी फैलाना, जंगल के शांत वातावरण को बाधा पहुंचाना, प्राणियों के साथ छेड़खानी करना, उनका शिकार करना, उन्हें परेशान करना वाकई गलत है। हम इसका तय दिल से विरोध करते हैं, लेकिन 10 किलोमीटर के दायरे में लोगों के रहने पर प्रतिबंध लगाना क्या वाकई सही हो सकता है? जो लोग बिल्कुल गरीब है और जंगल पर ही निर्भर है, उनके लिए आप क्या करवाने वाले हो? यह तो आप बता ही नहीं रहे। इनके निर्वाह का क्या दूसरा और भी उपाय है? पहले इनके जवाब दीजिए, फिर भी पास करवाएगा। धन्यवाद। शांत हो जाइए निगम जी, शांत हो जाइए। बैठ जाइए निगम जी, बैठ जाइए। आपको ही बोलने का मौका दिया जाएगा। मिस प्रणवी प्लीज। महोदया जी, मैं इस चर्चा में संक्षिप्त में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप लोग सरकार की मंशा पर कृपया सवाल न उठाएं। देखिए, यह एक महत्वपूर्ण बिल है
पास होने से बाघों की नष्ट होती प्रजाति को बचाने का एक सुअवसर हमें प्राप्त हो जाएगा और सब हम इसके लिए दुआ देंगे। सभी मित्रों से मैं विनम्रता से निवेदन करूंगी कि वे इस विधेयक का समर्थन करें। धन्यवाद। Honorable Minister of Environment, Forest and Climate Change, please. Madam, as per the points raised by the honorable members, now I would like to satisfy them. महोदया जी, जैसे कि श्रीमती हंसुजा जी के अनुसार किसी विशिष्ट सुरक्षा दल का निर्माण करना अच्छा तो रहेगा। इस बारे में हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इससे सरकार की तिजोरी पर भारी दबाव बढ़ सकता है और हमें सर्वप्रथम तो अर्थ मंत्रालय से बात करनी पड़ेगी। इसलिए वैसे तो आपका सुझाव प्रथम श्रेणी में अच्छा है, लेकिन उस पर और सुधार करने की जरूरत है महोदय। दूसरा, अब हम हर एक महत्वपूर्ण जगहों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखना शुरू कर देंगे, जिससे दोषी व्यक्ति तुरंत प्रभाव से पकड़ाएगा। तीसरा, इन क्षेत्रों के आसपास तंबाकू, पान, गुटखा, च्युइंगम आदि के बेचने पर सख्ती से कानूनन प्रतिबंध लगाया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को हथियार या फिर गन चलाने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। और साथ जी, कृपया सरकार की मंशा पर कोई सवाल न उठाए। हम हर एक स्थानकों को एक जैसे ही सुरक्षा तथा सुविधाएं देते हैं। इस बारे में महोदय जी आप निश्चित रहें। धन्यवाद। Madam, it means as per the minister, if the finance minister does not give permission at that time, there will be no guarantee of protection of environment. So why does the government do such a long time passing this question? Extremely not, madam. My respected colleague has taken the another and wrong meaning of my answer. The meaning of my statement was only to give information regarding the expenditure, and for that we require only your kind cooperation. Thank you. Mr. Sharvil, please. मैडम जी, ऐसे लग रहा है यहाँ तो सब कुछ खाना पूर्ति के लिए ही हो रहा है। यहाँ ये सरकार बाघों को बचाने के लिए विधेयक में सुधार कर रही है और दूसरी तरफ उन्हीं बाघों को मारने के लिए आदेश भी यही दे रहे हैं। लग तो ऐसे रहा है यह सरकार छोटे बच्चों की तरह खेल खेल रही है। नहीं तो क्या जरूरत थी अवनीतिवन इस बाघिन को मारने की? क्या उसे जिंदा नहीं पकड़ सकते थे? पूरी तरह से आपने कानून को ताक पे रख दिया। नहीं तो सूर्यास्त के बाद बाघिन को कैसे मारा गया? क्या आपके पास पिंजड़े की कमी थी? महोदया जी, वह 2 बछड़ों की माँ थी। इन्होंने एक माँ का कत्ल किया है। चलो, जो हुआ सो हुआ। एंड व्हाट अबाउट रिहेबिलिटेशन ऑफ दोज फैमिलीज हु आर गोइंग टू बी अनएम्प्लॉयड ड्यू टू योर सो कॉल्ड फरमान? थैंक यू। Honorable Speaker, madam, we have already planned for it. We are offering them another things to sell instead of tobacco, pan, gutka, chewing-gum. Madam, whatever the value of the seized material, we are offering them thrice the time, more valued material, whatever they like to sell. I thank you. I once again thank you and send your support in implementing this measure. I request the House to please pass the bill. Thank you. Now, the question is that the bill to provide for more effective conservation and protection of the Indian flora and fauna and the matters connected therewith or incidental dare to be taken into consideration. Those who are in favor will say aye. Aye. Those who are against it will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Clause by clause consideration. Now, the question is that clause 2 to 10 stands part of the bill. There is one amendment in clause 6. By Ms. Sanjana, are you moving it? No, madam. In the view of the reply given by Honorable Minister, I am not pressing the amendment. Now, the question is that clause 2 to 10 stands part of the bill. Those who are in favor will say aye. Aye. Those who are against it will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Clause 2 to 10 stands part of the bill. Now, the question is that clause 1, enacting formula and the title stands part of the bill. Those who are in favor will say aye. Aye. Those who are against it will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. And Honorable Environment Minister, please. Madam, I move the bill be passed. Thank you. Motion moved that the bill is passed. Those who are in favor will say aye. Aye. Those who are against it will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now, the House will take a private member resolution. Ms. Pavni to move the resolution. Honorable Madam, I move the following resolution. यह सदन सिफारिश करती है कि सरकार महोदया, मैं आपके द्वारा एक अतिशय ज्वलंत समस्या की ओर आपका तथा इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदया, हमारे भारत में पिछले 4 वर्षों से एक सर्वे लगातार चलाया जा रहा है, जिसका विस्तृत आलेख यह मेरे पास है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत में हर महीने कुल बच्चों की अगवा होने की संख्या 300 से 400 है।
जी हाँ, चौंके ना भी 300 से 400 हर महीने। और महोदया, इनमें से शायद ही कुछ ऐसे भाग्यशाली बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को दोबारा मिलते हैं। महोदया, मेरे प्रस्ताव का एक भाग यही है कि ऐसा घिनौना काम करने वालों का बंदोबस्त और भी कड़ाई से किया जाए। महोदया, अब तक की रिपोर्ट से तो यही पता चलता है कि किसी भी राज्य की सरकारें या पुलिस इस विषय पर कोई भी गंभीर विचार करना ही नहीं चाहती। महोदया जी, केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को और भी कड़े निर्देश दिए जाए ताकि इससे उन बच्चों का भविष्य फिर से फल फूल सके। महोदया जी, किसी दुर्भाग्य से ये बच्चे ऐसे ही बड़े हो रहे हैं तो सरकार उन्हें अपने नियंत्रण में ले और उनके लिए उचित शिक्षा व नौकरियों का प्रबंध करे। आगे चल के ऐसे ही वृद्ध लोग जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, ऐसे लोगों के लिए अलग से वृद्धाश्रम खोले जाए। जैसे अन्य स्त्री और पुरुषों के लिए वृद्धाश्रम खोले गए हैं, ऐसे ही निराधार बुजुर्गों के लिए भी वृद्धाश्रम खोले जाए। महोदया जी, जो कानून ऐसे अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया था वह तो असल में बिल्कुल ही निरर्थक है। इसमें कोई भी बात स्पष्ट रूप से अंकित ही नहीं है। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे हंसी की शादी में खुरपेगी। महोदया, सभी बातें असमंजस की स्थिति ही निर्माण करती। इसलिए मैं सिफारिश करती हूँ कि इन खामियों को दूर करके उन बच्चों को उचित सम्मान व न्याय दिया जाए। महोदया, ऐसे ही बच्चे पूरी तरीके से अशिक्षित हैं क्योंकि उनका उपयोग का दलाल सिर्फ भीख मांगने और लैंगिक शोषण के लिए ही करता है। तो कहाँ से मिलेगा एडमिशन? और शिक्षा ही नहीं तो नौकरियाँ कहाँ से मिलेगी? महोदया, एडमिशन और नौकरियों की जगह एक और चीज है जो बाधा डालती है, जो है आधार कार्ड। महोदया, हमारे तो आधार कार्ड तक नहीं बनते क्योंकि महोदया, आप ही बताइए, हम अपने पिता की जगह किसका नाम लिखे, माता की जगह किसका नाम लिखे और स्थायी पता की जगह क्या लिखे महोदया जी? और यहाँ पे बिना आधार कार्ड के तो कोई काम होता ही नहीं है। मैडम, I feel that the main reason for such offences is the extremely negligence of the police department. Madam, this type of problem is only created in our country because of the support of some criminal-minded so-called humans. It is tragic that in this greed, such people use innocent children to earn money. They don't even hesitate to destroy their lives. Madam, the problem has to be tackled on many fronts of the government. Therefore, I would place the following suggestions. Firstly, there should be coordinated action by the various ministers of the government. The committee should become battled by the ministers of finance, home affairs, law and health and education ministers. Secondly, the existing law has not mentioned any clear-cut explanation and this law is just in a vague condition. Thirdly, the government should pass the orders to various ministries to allot proper orders. The government should also publish an adequate advertisement campaign through exhibitions, radio, TV, hoardings, etc. so that the people be educated and society made aware of the smooth, meaningful, dignified life of these unfortunate children. Thank you. Ms. Hansuja, please. Madam, I rise to support the resolution moved forward by the learned member. Through you, I would like to congratulate her for having brought forward this resolution. I especially agree with her that the present act is not much more helpful to stop such kind of offences. Actually, this rule was made for their welfare, safety and security. But very unfortunately, I say that the aim of the rule has totally failed and the society has suffered as it is. महोदया जी, आपने राइट्स तो बहुत दे दिए हैं, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं, लेकिन यदि किसी दबंग ने उसका उल्लंघन किया तो उसके लिए कोई उपाय तो नहीं बताया, तो ऐसे आधे अधूरे कानून का कुछ भी उपयोग नहीं है। महोदया जी, पावी जी ने जैसे कहा कि उन बच्चों को भी विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण तथा सुरक्षा मिलना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। सिर्फ शिक्षा नौकरियों में ही नहीं तो स्वास्थ्य और चिकित्सा के केंद्र में भी पर्याप्त संख्या में आरक्षण मिलना जरूरी है और सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि इसका लाभ सभी पीड़ित बच्चों को मिल रहा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। महोदया, वर्तमान कानून में तो सिर्फ भोगीवादी संस्कृति को बढ़ावा देने का उद्देश्य समझ में आता है, इनके लिए तो उसमें कुछ है ही नहीं। धन्यवाद। Ms. Koshani, please. I also agree with the honorable member who has introduced this resolution that the government should give proper reservation
kids. Community also give them proper respect and equality in the society. The another people from our society should be change our view to see this small kids. We must be offer them respect and regard so they can get a dignified happy life. महोदया, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि यदि हमें वास्तव में समाज में समानता लाना है तो हम इस एक वर्ग विशेष को विकास की धारा से कैसे वंचित रख सकते हैं। हमें इनकी हर संभव अधिक से अधिक सहायता करनी पड़ेगी। यह हमारे समाज की जिम्मेदारी ही नहीं कर्तव्य भी है। I once again support to resolution introduced by पावनी जी। थैंक यू। मैडम मुझे बोलने दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, आप अपना वक्तव्य संक्षेप में करें। धन्यवाद महोदया। अध्यक्ष जी, मैं सदस्य के द्वारा विधेयक सुधार प्रस्ताव का पूरी तरह से घोर विरोध करता हूं और आपका तथा मान्य सदन का ध्यान इनकी अनुचित मांगों की तरफ खींचना चाहूंगा। इन्हें मौजूदा कानून में और भी ज्यादा चाहिए। क्यों भाई, किस लिए? जगह जगह पर इनके बच्चे ऐसे पैसे हेटते हैं जैसे इनके पुरखों की जागीर हमारे पास रखी हो, और पैसे देने से मना करने पर खुलेआम अश्लील हरकतों पर उतर आते हैं ताकि परिवार वाला शर्म से पानी पानी हो जाए, नहीं तो पॉकेट मारने और गुंडागर्दी तक उतर आते हैं। इन्हें और रियायती देने की क्या जरूरत है? इन्हें हमने अभी तक जो भी दिया है वही काफी है। अध्यक्ष जी, सदस्य जी ने तो सिक्के का केवल एक ही पहलू देखा है, लेकिन यह दुष्ट समाज किस तरह इन बच्चों के साथ व्यवहार करता है, कभी इसके बारे में सोचा है? सदस्य जी, थोड़ा यह भी बता दीजिए कि क्या इन बच्चों का इस्तेमाल सिर्फ भीख मांगने की सिवा और भी कई घिनौने कामों के लिए नहीं किया जाता? अध्यक्ष जी, इन बच्चों का इस्तेमाल किसी अवसर या भ्रष्ट नेता की हवस मिटाने के लिए भी तो किया जाता है, तब इनका आदर्श कहाँ छप जाता है? महोदया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अब तक कितने बच्चों को पुलिस ने बचाया और अपने माँ बाप तक सौंप दिया है, ये आंकड़ा तो उंगली में गिनती करने लायक है। महोदया, मैं भी ऐसे एक अपहरण की गई बालिका जिसका बहुत कम उम्र में एक दुष्ट द्वारा अपहरण कर दिया। मुझे न अपने माँ और पिताजी का चेहरा याद है, न घर और परिवार। मुझे भी किसी शहर के सिग्नल पे रोज भीख मांगनी पड़ती। एक उसी सिग्नल पर एक गाड़ी खड़ी है और उसमें बैठे एक अमानवीय प्रवृत्ति वाले की गंदी नजर मुझ पे पड़ी। मेरा उसी समय एक सामान की तरह खरीदारी करके गए और उस दुष्ट की दुनिया में यातनाएं सहन करके भेज दिया गया। महोदया, एक देवता रूपी व्यक्ति ने मुझे वहाँ से निकाला और महिलाओं के अनाथालय में दाखिला दिलवाया। मैंने वहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू की और आज मैं इस स्थान तक पहुँची हूँ और मेरा यह निश्चय है कि समाज में लगी ऐसे गंदगी को साफ करके ही दम लूंगी। नारी सम्मान के लिए लंका दहन और महाभारत करने वाली हमारी संस्कृति, न जाने कब इन लोगों ने हमारे हाथों में मोमबत्तियां थमा। अरे कैसे लोग तो धिक्कारी करते हैं और माननीय सदस्य को उसी वक्त कानून की सहायता ले लेनी चाहिए थी। अब तो वो अपनी कहानी सुनाकर सदन का अमूल्य समय बर्बाद कर रही है। और क्या जी, मैं तो क्या सदन का मूल्यवान समय तो बर्बाद कर रही हूँ, लेकिन क्या मैं बता दूं कि वह हवस का पशु आज भी सदन में उपस्थित है। कहो तभी उसका बुर्का फाड़ कर उसका असली चेहरा सबके सामने ला सकती हूँ, लेकिन मेरी मर्यादा और इस सदन की गरिमा मुझे ये करने से रोक रही है। महोदया, आखिर क्यों ऐसे समाज में हमें दलील होने के लिए छोड़ दिया जाता है? महोदया, लोग तो कुत्ते को भी प्यार से रोटी खिलाते हैं, लेकिन हम तो जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। आप तो बस मार दीजिए, हमको खत्म कर दीजिए सबको एक साथ। अध्यक्ष महोदय जी, सबसे पहले तो हमारे साथी थोड़ा जोश में बोल गए और आदरणीय सदस्य जी को जो भावनिक आघात झेलना पड़ा उसके लिए मुझे अफसोस है। Honorable Speaker Madam, I congratulate the move of resolution by Pavni ji as well as the other honorable member who have spoken on the resolution for focusing at the altar of public opinion, one of the vital social and financial issue facing by these such people today. The purpose of my intervention is only to place before the House various efforts made by various departments to combat this serious menace. महोदया, जैसा कि पावनी जी ने पूछा, मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यदि मौजूदा कानून में कोई और भी खामी पाई जाती है तो उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाएगा, और जिसके लिए हमने एक समिति भी गठित कर दी है जो कि इस बारे में अध्ययन करके हमारे मंत्रालय को सुझाव देगी जिस पर आगे उचित कार्रवाई की जा सके। और यदि कानून में कोई कमी नहीं होगी तो वह प्रभावशाली होगा ही। और माननीय सदस्य जी ने जो वृद्धाश्रम की बात कही है उस पर हमारी सरकार पहले से ही गंभीरता से विचार कर रही है।
तथा शुरुआत में ऐसे 5 राज्यों में आश्रम खोले जाएंगे जहां पूरी तरह से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। महोदया, इस कार्य के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री प्लीज। हम हमेशा ही हर एक व्यक्ति का सम्मान करना चाहते हैं, जिसमें कोई भी ऊंच नीच का सवाल ही नहीं उठता है। और रही सुरक्षा देने की बात, तो सभी राज्यों की पुलिस को यह सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाए। कोई भी कितना भी बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वह कानून के सामने एक समान है और इसका सख्ती से पालन भी किया जाता है। रही आरक्षण का कोटा निश्चित करने की बात, तो इसे हम एक समिति का गठन करके जल्द ही तय कर लेंगे। धन्यवाद। माननीय कानून मंत्री प्लीज। So, at the last, in the view of efforts undertaken by our government to meet this problem, Madam, through you, I request Pavni ji to withdraw her resolution. Pavni ji, will you? Honorable Madam, I am grateful to respected members for lending support to my resolution. Madam, as per the assurance given by Honorable Minister, and since a law has been already enacted to deal with this menace, I hope that the government will take all the stringent measures to eliminate this problem. Therefore, I may be allowed to withdraw my resolution. Has the honorable members leave of the house to withdraw her resolution? Yes. The resolution by the leave of the house is withdrawn. Now the house is adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m.